माँ, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उस बंदर से शादी नहीं करूँगी। मैंने गुस्से में प्लेट वहीं सिंक में फेंक दी और फिर तेजी से पराठे बनाने लगी। माँ जो किचन में मुझे ये खुशखबरी सुनाने आई थी, जो मेरे लिए खुशखबरी नहीं बल्कि किसी बुरे सपने की तरह थी, मेरे जवाब से बेहद नाराज हो गई। क्यों सोनल, तू क्या कहीं की हूर की परी है जो वो तुझे बंदर लग रहा है? इतना अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान है, बल्कि हमारे मोहल्ले में उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं, और तू उसे बंदर कह रही है? कान खोलकर सुन ले, तेरी शादी तो मैं उसी के साथ कराऊंगी। मैंने तो नकते हुए कहा, माँ आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने उसमें? वो बिल्कुल चंपू है। उसे आजकल की दुनिया का कुछ भी पता नहीं। अपनी जिंदगी अब से 20 साल पीछे जी रहा है। वही तेल से चुपड़े बाल, लंबी सी शर्ट और ढीली ढाली पैंट। मुझे नहीं करनी ऐसे लड़के से शादी। मैं किसी हैंडसम, स्मार्ट और अमीर लड़के से शादी करूंगी, जो पढ़ा लिखा हो, अपना बिजनेस करता हो, या कम से कम कोई अच्छी नौकरी तो हो। वो ऑफिस जाए और मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊं। जब वो अपनी बड़ी सी गाड़ी से घर आए और गेट पर हॉर्न बजाए तो मैं दौड़ कर गेट खोलूं, उसके हाथ से कोट और ब्रीफकेस थाम लूं। मैं तो धीरे धीरे अपने सपनों की दुनिया में ही खोने लगी थी कि तभी माँ के घूंसे ने मुझे हकीकत में ला पटका। सपनों से बाहर आ जा सोनल, ये सिर्फ सपनों में होता है, हकीकत में नहीं। हकीकत की जिंदगी देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। हमारे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं, और तू बिजनेसमैन से शादी के सपने देख रही है। तेरा दिमाग खराब हो गया है सोनल। माँ गुस्से में कहती हुई किचन से बाहर चली गई और मैं गुस्से में बड़बड़ाते हुए नाश्ता बनाने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी पूरी जिंदगी अब बस ऐसे ही रोटियां बनाते और सिसकते सिसकते गुजर जाएगी। पापा हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब मेरी माँ ने सिलाई करके मेरा और अपना पेट पाला था। किसी न किसी तरह मेरी पढ़ाई भी करवा रही थी और मैंने सोचा था कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूँगी और मैं अपने घर के हालात सुधारूँगी। पर अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि पवन ने अचानक से रिश्ता भेज दिया। उसका नाम मेरे दिमाग में आते ही मेरा मन खट्टा हो गया। उसे क्या लगा कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी? पहले अपनी शक्ल तो आईने में देखे। बड़बड़ाते हुए मैंने नाश्ता माँ के सामने लाकर रख दिया। माँ मेरे फूले हुए मुंह को देखकर कहने लगी, सोनल अकल से काम ले, ऐसे अच्छे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं? अरे हीरे जैसा लड़का है, खुद का मकान है, हमें और क्या चाहिए? मैंने गुस्से में कहा, माँ ऐसा टूटा फूटा मकान मेरे किसी काम का नहीं, और इस टूटे फूटे मकान का मैं अचार नहीं डालूंगी। माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, कहाँ से टूटा फूटा है? बस दीवारों का प्लास्टर ही तो उखड़ा है। मेहनती लड़का है, सब कर लेगा। मैं पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली आई थी और अलमारी से एक मोबाइल निकाल लिया, जो मैं अपनी माँ से छुपा कर रखती थी। ये मोबाइल फ़ोन विशाल ने मुझे दिया था। विशाल का नाम मेरे लबों पर आते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान बिखर गई थी। विशाल मेरे सपनों का राजकुमार था। मैंने तुरंत ही उसे फ़ोन लगा दिया। कुछ ही घंटियों के बाद उसने फ़ोन उठा लिया था। कैसी हो? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अच्छी नहीं हूँ विशाल, माँ मेरी शादी की जल्दी में है। तुम अपना रिश्ता लेकर क्यों नहीं आते? हम शादी कर लेते हैं, पढ़ाई बाद में कर लेंगे। विशाल मेरा क्लास फेलो था और कॉलेज में हमारी मुलाकात के बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। वो एक अमीर परिवार से संबंध रखता था और उसके साथ रहकर मेरे सारे सपने सच हो सकते थे। तो भला मैं पवन से शादी क्यों करती? मेरी बेकरारी पर विशाल जोर से हंसा और कहने लगा, सोनल अभी शादी? मेरे माँ बाप तो हरगिज भी नहीं मानेंगे। अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना करियर बनाना है। अगर शादी का नाम भी लिया ना तो पापा जान से मार देंगे। और वैसे भी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 24 साल। मैंने नाराज होकर कहा, लेकिन विशाल ये तो गलत बात है। अगर तुम अपनी उम्र और करियर की चिंता में लगे रहे तो मेरी तो शादी भी हो जाएगी। कम से कम अपने घर वालों से बात तो करो। हम मंगनी कर सकते हैं, शादी बाद में कर लेंगे। मेरी बात पर विशाल ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा। उसकी इसी बात पर मैं खुश हो गई थी और हमने देर रात तक बातें की थीं। जब मैं सोने के लिए लेटी तो उसके ख्यालों में ही डूबी हुई थी, मगर विशाल के साथ साथ पवन का चेहरा भी मेरे ख्यालों में आने लगा था और मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा। पवन हमारे मोहल्ले में ही रहता था। उसके माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे और वो अपनी दूर की मासी के साथ घर में अकेला रहता था। उसका खुद का मकान था और एक दुकान, जहाँ आटा चक्की लगाकर गेहूं और मसाले पीसता था।
पूरा दिन वो सफ़ेद धूल में लिपटा रहता और एक पुरानी सी मोटरसाइकिल पर फट फट करता हुआ घर से निकलता था। अजीब सा पुराने ख्यालों का लड़का था। ना उसे ज़िंदगी जीने का कोई तरीका आता था और ना ही किसी चीज़ की ख्वाहिश थी। ना कोई फैशन सेंस था, ना किसी चीज़ का शौक़। पता नहीं कब उसने मुझे देख लिया और कब मुझे पसंद कर बैठा और अपनी मासी को मेरे घर रिश्ते के लिए भी भेज दिया। और मेरी माँ तो इस रिश्ते पर दिलो जान से राजी थी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था मरकर भी पवन से शादी नहीं करूँगी। और मैं भूल गई थी कि नसीब भी कोई चीज़ होती है और भगवान ने मेरे नसीब में पवन को ही लिखा था, जो मुझे जल्दी ही मिलने वाला था। माँ ने पवन के रिश्ते पर हाँ कर दी थी और मेरी हर मिन्नत अनसुनी कर रही थी। उधर विशाल की तरफ से भी कोई पक्की बात सुनने को नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि विशाल के माँ बाप मंगनी के लिए भी तैयार नहीं थे। विशाल ने मुझसे कहा, सोनल ऐसा करते हैं, हम घर से भाग चलते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। बाद में मेरे माँ बाप मान ही जाएंगे। अब मेरे पास भी भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने कहा, ठीक है विशाल, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ तो हथेली पर सरसों जमाए बैठी हैं। अगले 15 दिनों में मेरी शादी उस चंपू से करवा देंगी। खैर विशाल राजी हो गया था। अगले दिन मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। माँ ने मुझे शक भरी नज़रों से देखा और पूछा, क्या बात है सोनल, आज तो कॉलेज के लिए बड़ी सज धज कर जा रही है। मैं थोड़ी झिझक गई थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, माँ आज हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी। मैं माँ की नज़रों से बचती बचाती घर से बाहर निकल आई थी। मेरे हाथ में कॉलेज बैग था जिसमें किताबों की जगह मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान रख लिया था। मैं कॉलेज के लिए निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर मैंने ऑटो वाले को रोका और विशाल के बताए पते पर पहुंच गई। विशाल मुझे दरवाजे पर ही मिल गया था और खुशी से मेरा स्वागत करते हुए मुझे फ्लैट में ले गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रही थी ये करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरी माँ मेरी शादी पवन से करा देती और मैं विशाल को खोना नहीं चाहती थी। जब मैं अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वहाँ 4 लड़के पहले से बैठे हुए थे। मैंने घबराकर विशाल की ओर देखा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मैंने कहा, विशाल ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारे दोस्त का फ्लैट है और हम वहाँ अकेले होंगे, और हम शादी कब करेंगे? विशाल हंसते हुए बोला, अरे शादी की क्या जल्दी है, जो काम शादी के बाद करना है वो पहले कर लेते हैं और फिर शादी भी हो जाएगी। ये कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वे चारों लड़के शैतानियत से हंसने लगे। ये सब देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। मैंने घबराकर कहा, विशाल मुझे घर जाना है, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन विशाल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, इतनी जल्दी क्या है, पहले हमें तो खुश कर दो। बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। मैंने कांपते हुए कहा, विशाल तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते थे। तुम मेरी इज्जत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वे सब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे थे। विशाल ने हंसते हुए कहा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। शादी का ढोल मैं अपने गले में नहीं डाल सकता। तुम हमें खुश करो और हम तुम्हें खुश कर देंगे। इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। आखिर तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम भी अपने शौक़ पूरे करो और हम अपने मज़े। ये कहकर वे चारों मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे 5 और मैं एक अकेली, मैं उनके बीच फंस चुकी थी कि तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया और थोड़ी ही देर में हमारे गेट पर खटखट हुई। उन सभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। दरवाज़ा विशाल ने ही खोला था और सामने पुलिस को देखकर उन सब के होश उड़ गए थे। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मैंने देखा कि पुलिस के पीछे कोई और नहीं बल्कि पवन खड़ा था। मुझे उस वक्त पवन से ज़्यादा कोई मेहरबान नहीं लगा। मैं दौड़कर पवन के सीने से लग गई थी। पुलिस ने उन 5 को गिरफ्तार कर लिया और पवन मुझे इज्जत से घर ले आया। पवन ने रास्ते में मुझे बताया कि जब तुम कॉलेज के लिए घर से निकलती थी तो मैं तुम्हें रोज़ ही अपनी दुकान से देखा करता था। ये मेरा बहुत पुराना शौक़ है। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन बन जाता था। उस दिन भी मैं तुम्हें ही देख रहा था। तुम ऑटो में बैठी थी तो ऑटो वाले को कुछ समझाने लगी थी। मैंने नोट किया कि तुम रोज़ वाले ऑटो को छोड़कर
किसी दूसरे ऑटो में बैठी थीं। हालांकि तुम कॉलेज जाने के लिए ही निकली थीं, क्योंकि तुम्हारा हुलिया बता रहा था, लेकिन किसी और ऑटो में बैठकर कहीं और जाना मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी थी, इसलिए मैं दुकान से उठकर तुम्हारे पीछे आने लगा और फिर तुम एक लड़के से मिली थी और ये लड़का तुम्हें फ्लैट में लेकर आया। मैं समझ गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है और मैंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया और टाइम पर पुलिस भी आ गई थी। सब कुछ सुनकर मैंने पवन का धन्यवाद किया। मैं घर आ गई थी। मुझे इतनी जल्दी घर पर देखकर मेरी माँ हैरान थी। कहने लगी, सोनल, तू तो कॉलेज गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आई? और ये तो इतनी परेशान क्यों है? तेरी हालत इतनी ख़राब क्यों है? मैंने कहा, माँ, मेरे सिर में दर्द है, इसलिए मैं जल्दी लौट आई हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और फिर वहाँ पहुँचते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। विशाल ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया था। आज वो मेरी इज्जत को ख़राब करने चला था। अगर पवन समय पर ना पहुँचता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मुझे पता था कि अब पवन भी मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं तो हैरान रह गई जब अगले ही दिन माँ ने मुझसे कहा कि पवन शादी के लिए जोर दे रहा है। वो 8 दिन बाद ही शादी करना चाहता है। दोनों ओर से कोई बड़े इंतजाम नहीं होंगे, बहुत ही सादगी से शादी की जाएगी। मैं सोच में पड़ गई कि पवन कैसे मुझसे शादी कर सकता है। सब कुछ जानते हुए उसने मेरी इज्जत बचाई थी। उसने मुझ पर एहसान किया था, लेकिन फिर भी मैं पवन के साथ खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। पवन जैसा जीवन साथी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो उससे अपनी सहेलियों से मिलवाने में भी शर्म आती। हाँ, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन शादी जिंदगी भर का सवाल होता है। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं एक बार पवन से मिलना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरी बात मान ली। अगले ही दिन पवन मुझसे मिलने आया था और माँ ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया था। और जैसे ही पवन कमरे में दाखिल हुआ, मैंने बिना कोई वक्त गवाए कहा, पवन, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके बदन से मसालों की गंध मेरी नाक में घुसने लगी। मैंने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैं मन ही मन सोचने लगी, इस इंसान के साथ मैं कैसे पूरी ज़िंदगी बिता पाऊंगी। शायद वो अभी उठकर सीधा अपनी दुकान से आया था। उसके तेल लगे बालों में आटे की धूल चिपकी हुई थी। पवन ने धीरे से कहा, सोनल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहले किसी और से मोहब्बत करती थीं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें धोखा खाने के बाद अक्ल आ गई होगी और मेरे रिश्ते से अब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुम्हें दूँगा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन पवन, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती। क्या तुमने खुद को देखा है? ये तेल से चिपके बाल और शरीर से उठती मसालों की बदबू। मैं तुम्हारे साथ कैसे ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? प्लीज़ इस शादी से इनकार कर दो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। विशाल से धोखा खाने के बावजूद भी मेरी आंखों से पवन से नफरत की पट्टी अब तक आंखों से उतरी नहीं थी। मेरी बात सुनकर पवन कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ भी नहीं बोला था, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन मेरी माँ इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थीं, बल्कि वो खुशी खुशी शादी की तैयारियां कर रही थीं और मैं ये सब कुछ देखकर हैरान थी। मैंने हैरानी से माँ से पूछा, माँ, पवन ने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया? माँ ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, क्यों करेगा? वो तो दिल से शादी के लिए राजी है। मुझे पवन पर बहुत गुस्सा आया। मेरे इतनी बार मना करने के बावजूद उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वक्त बीतता गया और शादी का दिन भी आ पहुंचा। माँ की जिद और धमकियों के चलते मुझे दुल्हन बनकर तैयार होना पड़ा। दिल से मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे पवन से शादी करनी पड़ी। शादी की रात मैंने अपना सब कुछ उतार कर फेंक दिया था। पवन का ख्याल आते ही मेरा मन मिचलाने लगा। भला मैं उसे अपने करीब कैसे आने दे सकती थी? जब पवन कमरे में दाखिल हुआ और मुझे इस हाल में देखा तो कुछ पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी सी घुल गई थी। कहने लगा, सोनल, ये क्या? आज हमारी शादी की पहली रात है और तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? मैंने उंगली उठाते हुए उसे बौन करते हुए और तैश में कहा, भूल जाओ कि आज हमारी सुहाग रात है। तुमने मुझसे शादी कर ली है। तुम मेरे साथ पति पत्नी का रिश्ता बनाओगे, ये ख्वाहिश अपने दिल में ही दबा लो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी।
तुम क्या समझते हो कि मुझ पर एहसान करके तुमने मुझे खरीद लिया है? ये कहकर मैंने अपना तकिया उठाया और ज़मीन पर चादर बिछाकर सोने लगी। पवन कुछ देर तक मुझे बेबस नज़रों से देखता रहा, फिर बोला, सोनल तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। मैंने चुपचाप अपना तकिया उठाया और बेड पर जाकर लेट गई। वो ज़मीन पर चादर बिछाकर सो गया था। हम दोनों ही शादी के हंगामों से थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही सो गए थे। शादी के अगले दिन से ही मेरी ज़िंदगी एक रूटीन की तरह चलने लगी थी। न कोई नई बहू के नखरे थे, न कोई रस्मों रिवाज। पवन के घर में कोई नहीं था जो इन सब का हिस्सा बनता। मजबूरन मुझे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। मुझे अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्या सोचकर मेरी शादी पवन से की थी। धीरे धीरे जिंदगी एक ढर्रे पर आने लगी थी। पवन मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मेरा दिल उसकी तरफ झुक नहीं पा रहा था। मैं खुद को समझाने की लाख कोशिश करती, लेकिन मैं पवन को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पवन अक्सर मुझे प्यार भरी नज़रों से देखता था, लेकिन मेरा ठंडा रवैया देखकर अपने कदम रोक लेता। कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी मदहोशी दिखाई देती थी। वो जवान मर्द था और उसके भी जज्बात थे। वो मेरे करीब आने के लिए तड़पता था, लेकिन मैं उसे अपने करीब आने देना नहीं चाहती थी। और फिर एक रात वो हो ही गया जिससे मैं दूर भाग रही थी। ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा था और अब वो रेगुलर ज़मीन पर सोने की वजह से पवन को ठंड लगने लगी थी। ठंड उसकी पसलियों में बैठ गई थी और उसे भयंकर जुकाम हो गया था। डॉक्टर ने उसे ठंड से बचने की सख्त हिदायत दी थी। मजबूरन मुझे पवन से कहना पड़ा कि वो बेड पर ही सो जाए। हालांकि मैंने बीच में तकिए की एक बाउंड्री बना दी थी ताकि हम अलग अलग रहें, लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे बेहद करीब है और मेरे शरीर पर कोई हल्के हल्के स्पर्श कर रहा था। मैं नींद में थी कि लेकिन फिर भी मैंने एकदम झटके से आंखें खोल दी थीं। आंखें खोलकर पाया कि मैं पवन के बहुत करीब थी। न जाने सोते वक्त मैं उसके पास आ गई थी या फिर वो मेरे पास आया था, लेकिन अब मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी संगत को पूरी तरह महसूस कर सकती थी। मेरी सांसें थमी हुई थीं और पवन के हाथ धीरे धीरे मेरे बदन पर सरक रहे थे। शायद वो जाग रहा था। उसकी हर हरकत मेरे शरीर में बिजलियां सी भर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे दूर कर दूं, उससे दूर हट जाऊं, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। मेरा पूरा शरीर उसके स्पर्श से बहकने लगा था। जैसे ही उसके हाथ मेरे पेट से ऊपर की ओर बढ़े, मैंने उसका हाथ एक झटके से थाम लिया था। मेरी इस हरकत पर पवन ने मुझे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया और मदहोशी भरे लहजे में बोला, नहीं सोनल, अब और नहीं। मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरी भावनाओं को समझो सोनल, हम पति पत्नी हैं और मैं कब तक तुमसे दूर रह सकता हूँ। ये कहते हुए उसने हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दी थीं और मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई थी। उस रात के बाद हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो गया था। पवन तो पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा था, लेकिन मैं अपने दिल से उसे अब भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। कुछ ही समय बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर भी मुझे कोई खुशी नहीं हुई थी, जबकि पवन तो खुशी के मारे ज़मीन पर पैर ही नहीं रख रहा था, वो हवाओं में उड़ने लगा था। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो पवन मुझे अस्पताल लेकर आया, लेकिन डॉक्टर कुछ चिंतित नज़र आए। उन्होंने कहा 1 महीने पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब डिलीवरी में कुछ परेशानी आ रही है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। ये सुनकर पवन घबरा गया था। डर तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने मौत नाचती नजर आ रही थी। 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मेरे बच्चे को बचा लिया था। मैं हल्की बेहोशी में थी, लेकिन डॉक्टर की बात सुन सकती थी। एक डॉक्टर कह रहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका खून बहना रुक जाए, लेकिन अगर इन्हें जल्द से जल्द खून नहीं मिला तो इनका बचना मुश्किल है। पवन डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर कुछ भी करो, मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा। हम ब्लड के लिए आगे बात कर रहे हैं और ब्लड 3 घंटे में पहुंच भी जाएगा, लेकिन अगर 3 घंटे तक इन्हें ब्लड नहीं मिला तो इनकी जान चली जाएगी। और ये सुनते ही मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने अपने आसपास नर्स को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अब भी जिंदा हूँ। मेरे एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। नर्स ने मुझे होश में आते देखा और मेरे पास आकर कहने लगी, आप ठीक हैं?
सबसे पहले मैंने अपने बच्चे के बारे में पूछा था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उसने पवन के बारे में जो कहा उसने मेरा दिल धक से कर दिया था। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, मेरे पति को क्या हुआ? नर्स ने बताया, जब आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था तब आपके पति ने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप चेक करो, मेरी पत्नी को मेरा खून चढ़ा दो। और इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि उनका ब्लड ग्रुप आपसे मिलता था। उन्होंने अपना खून आपको दिया और आपकी जान बचाई। ये सुनकर पहली बार मेरा दिल पवन के लिए तेजी से धड़कने लगा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कितना प्यार करता था और उसने मेरे लिए अपनी जान तक देने से नहीं हिचकिचाया। लेकिन आगे जो नर्स ने कहा था, मेरा दिल थम सा गया था। नर्स आगे कहने लगी कि लेकिन हम पवन के शरीर से ज़्यादा खून नहीं निकाल सकते थे, फिर भी वो बार बार तुम्हें ब्लड देते रहे, यहाँ तक कि अब उनकी जान को खतरा है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनका बचना मुश्किल है। ये सुनकर मैं तड़प उठी। मैंने तुरंत कहा, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। मैं इमरजेंसी रूम में गई। पवन बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे खून की एक एक बूंद उसके शरीर से निकल चुकी थी। मैं तड़प कर उसके सीने से लग गई और रोते हुए कहा, पवन, पवन, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी आखिरी बूंद तक दे दी और मैं कभी तुम्हारी कदर ही न कर सकी। पवन ने हल्की सी आंखें खोलीं और मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया। फिर धीरे से कहा, सोनल, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनल, और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम जियोगे पवन, और हम दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। उस पल पहली बार मेरे दिल में पवन के लिए मोहब्बत उमड़ने लगी। मैं चाहती थी कि वो किसी तरह भी बच जाए, लेकिन अगला ही पल ऐसा आया कि मैं उसकी छाती पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हड़बड़ाकर उठी। डॉक्टर से पूछा, मेरे पति पवन कैसे हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, समय पर ब्लड का इंतजाम हो गया था और आपके पति को खून चढ़ा दिया गया है। अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई थी। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद हम तीनों, मैं, पवन और हमारा बेटा, घर लौट आए। कुछ दिन मेरी माँ हमारे साथ रहीं और हमारी देखभाल की। जब मैं थोड़ी ठीक हो गई तो मैंने खुद से घर को संभाल लिया था। अब तो मेरा ये हाल हो गया था कि पवन के बिना मेरा मन ही नहीं लगता था। पवन अब मेरा सब कुछ बन चुका था। मेरा बच्चा और मेरा पति मेरी पूरी कायनात थे। मेरे प्यार और ध्यान से अब पवन भी धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी पर्सनालिटी में निखार आने लगा था और उसका काम भी चमकने लगा था। उसने अपनी दुकान पर कुछ लड़के काम के लिए भी रख लिए थे और अब घर में खुशियाँ और खुशहाली लौट आई थी। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इंसान की बाहरी खूबसूरती से ज़्यादा उसके दिल की खूबसूरती मायने रखती है। जब रिश्तों में आपसी मोहब्बत हो तो इंसान खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। जैसा कि मुझे अब पवन से बेहतर कोई और नहीं दिखता। उसकी मोहब्बत ने मेरे दिल को जीत लिया था और अब वही मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी सोनल और पवन के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।